नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। आपको ये बताएं कि SYL पर बातचीत के लिए पंजाब के सीएम तैयार। ये आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। आपको ये बताएं कि सीएम मनोहर लाल के साथ बैठक होगी। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों सीएम में बातचीत होगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी बैठक में शामिल होंगे। तो ये बड़ी खबर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपस में बातचीत करने को कहा और अब कल ये बातचीत होगी पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच और इस दौरान केंद्रीय मंत्री की भी मौजूदगी रहेगी, क्योंकि कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च अदालत के द्वारा ये बात कही गई है कि बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए। कैप्टन अमरिंदर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस दौरान बातचीत करेंगे और आपको ये बताएं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की भी मौजूदगी रहेगी। तो आखिरकार पंजाब के मुख्यमंत्री SYL के मुद्दे पर हरियाणा से बातचीत के लिए तैयार हो चुके हैं। दोनों के बीच कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत होगी। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल होंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री हरियाणा पंजाब के सबसे बड़े विवाद को बैठक कर ही सुलझाएं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को मध्यस्थता करने को भी कहा था। ऐसे में अब दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इस मामले पर बातचीत करेंगे। उसके बाद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। आपको ये बताएं कि हरियाणा सरकार नहर का निर्माण पूरा कर पंजाब से अपने हिस्से का पानी लेने के लिए प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने SYL नहर निर्माण को लेकर हरियाणा के हक में डिक्री कर रखी है। अब इसे लागू कराने की बात है। पंजाब ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि उनके पास हरियाणा को देने के लिए फालतू पानी नहीं है, लेकिन हरियाणा की ओर से बात कही गई कि वह फालतू या फिर कम नहीं बल्कि अपने हिस्से का पानी मांग रहा है और इसी को लेकर ये विवाद जो है वो लगातार गहराता आ रहा है। लेकिन अब इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच ये बैठक, अब देखना होगा कि बैठक के बाद क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है। दीपक मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद है। दीपक, क्योंकि ये जो मामला है वो बहुत ज्यादा पुराना है और सबसे बड़ी समस्या जो है पंजाब और हरियाणा के बीच वो SYL को लेकर ही है, सतलज यमुना लिंक को लेकर ही है। लेकिन अब पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्री दोनों एक साथ इस बैठक के जरिए बीच का हल निकालने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, कल ये अहम बैठक है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद ये बैठक की जा रही है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की बात करें तो 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर के चर्चा हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि आखिरकार क्यों अब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। क्या केंद्र सरकार इसको लेकर के दोनों राज्यों से बैठक करके कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकती और क्या दोनों राज्य इसको लेकर समर्थ नहीं है कि आपस में बात करके कोई निष्कर्ष निकाले। इसके लिए ये कहा गया था कि अगस्त के तीसरे सप्ताह में दोबारा से सुनवाई होगी और ये तय करके बताए दोनों राज्य बात करके केंद्र को ये रिपोर्ट देनी है कि क्या हरियाणा और पंजाब आपस में बैठ के चर्चा कर सकते हैं। हालांकि शुरुआत में हरियाणा ने स्पष्ट कर दिया था कि वो बातचीत के लिए तैयार है, क्या वो बात के लिए तैयार है इस मामले को लेकर के, लेकिन पंजाब की तरफ से कोई जवाब नहीं आया था और आखिरकार अब पंजाब की तरफ से भी, पंजाब सरकार की तरफ से भी हाँ करी गई है बातचीत को लेकर के। कल दोपहर 3 बजे का समय तय किया गया, जब जल संसाधन मंत्रालय में अगर बात की जाए दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत जो है वो उनके साथ ये बैठक होगी, जिसमें हरियाणा और पंजाब के दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री भी रहेंगे, दोनों ही राज्यों के सिंचाई विभाग के अधिकारी भी रहेंगे और इसमें चर्चा की जाएगी SYL को लेकर के कि क्या निष्कर्ष निकलता है। हालांकि पंजाब सीधे तौर से संकेत दे चुका है वो किसी भी सूरत में वो पिछले फैसले को मानने से को तैयार नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट जो है वो सामने रखनी है। कल की इस बैठक के बाद अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार दोनों राज्यों की बातचीत का क्या निष्कर्ष निकला वो अपना सामने रखेगी। हालांकि कल दोनों ही राज्यों के साथ ये बैठक रही। अभी आप कर रहे हैं क्योंकि कोर्ट के द्वारा तो ये बात कही गई कि दोनों राज्य जो हैं वो बैठक करके बातचीत करके इस विवाद को सुलझाए। हरियाणा सरकार की ओर से तमाम तरह की कोशिशें की जा रही है, तमाम तरह की पहल की जा रही है, निर्माण कार्य भी हरियाणा की ओर से हो चुका है, लेकिन पंजाब की ओर से लगातार आनाकानी की जा रही है। अब आगे क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि पंजाब का कहना है कि जब ये संधि हुई थी, जब ये जल संधि हुई थी उस समय की और अब की परिस्थितियों में काफ़ी अंतर है और ऐसे में उन्होंने सीधे तौर से कहा है कि वो किसी भी सूरत में पानी देने को तैयार नहीं है। हालांकि ये पानी केवल हरियाणा को नहीं बल्कि हरियाणा के साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तमाम और जो राज्य हैं उनके पास भी जाना है, लेकिन पंजाब सरकार सीधे तौर से कहने को तैयार कह रही है कि वो किसी भी सूरत में ये पानी नहीं देंगे और यही कारण है कि शुरुआत में इस वार्ता को लेकर के भी उन्होंने अपना संदेश नहीं दिया था। आखिरकार अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो पंजाब सरकार इसके लिए तैयार हुई है। कल 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहेंगे पंजाब के मुख्यमंत्री तो और इसमें चर्चा की जाएगी, लेकिन पंजाब सरकार का अब भी कहना है कि वो अपना जल बिल्कुल भी नहीं देंगे। हालांकि
हरियाणा के अंदर बात की जाए तो इस नहर की खुदाई भी हो चुकी है, नहर तैयार हो चुकी है, लेकिन पंजाब के अंदर एक ये सियासी जंग मुद्दा जरूर बन के रह गया। यही कारण है कि अभी तक इस मामले को लेकर के कोई निष्कर्ष नहीं निकला। जब कल दोनों राज्य बात करेंगे, क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या दोनों राज्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं, हालांकि इसका कयास कम है, क्योंकि हरियाणा तो तैयार है सरकार के फैसला मानने को, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसला मानने को तैयार है, लेकिन क्योंकि पंजाब इनकार कर रहा है, तो ऐसे में जो भी रहेगा उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब अंतिम फैसला लेगा। जी देखना महत्वपूर्ण होगा कि सर्वोच्च अदालत के द्वारा क्या कुछ फैसला लिया जाता है। लेकिन दीपक, अब जो परिस्थितियां बनी हुई है, क्योंकि खुद केंद्रीय मंत्री भी इस दौरान शामिल रहेंगे इस बैठक में, लेकिन जिस तरीके से हम पंजाब के रवैये को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब ने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर पानी नहीं देगा। अब ये जो मामला है, अब आपको किस ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, हालांकि ये लड़ाई की बात की जाए, क्योंकि ये जो मुद्दा है एक सियासी मुद्दा बन चुका है, जो कि दशकों का मुद्दा हो गया है। कभी ये समझौता हुआ था जब हरियाणा पंजाब अलग हुए थे कि हरियाणा को पंजाब पानी देगा, जो नदी है एसवाइल के माध्यम से, सतलुज यमुना लिंक नहर के माध्यम से देगा, और ये हरियाणा से ये पानी दिल्ली को, राजस्थान को, उत्तर प्रदेश को भी मिलेगा। लेकिन पंजाब ने क्योंकि सियासी मुद्दा हो गया था और ऐसे परिस्थितियों में उनका कहना है कि अब उनका इतना पानी नहीं है कि वो दे सके, इस फैसले को मानने से अब इनकार कर दिया था। तो पंजाब तो अपनी बात पर अड़ी गए, इस मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन भी रहे, अपनी बातों को लेकर अड़िग रहे। लेकिन हरियाणा का भी कहना है कि क्योंकि उनको जो आवश्यकता है उसी अनुसार ये फैसला उस समय लिया गया था, तो हरियाणा भी अपनी बात को लेकर उनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा, हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी हरियाणा के पक्ष में फैसला सुना चुका है। जी जाहिर तौर पर तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से पहले भी हरियाणा के पक्ष में फैसला सुनाया जा चुका है, लेकिन पंजाब जो है वो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को नहीं मान रहा है। पंजाब की ओर से कोई ऐसी पहल नहीं की जा रही और इसी वजह से विवाद जो है वो गहराता जा रहा है। हाँ दीपक, क्योंकि तमाम तरह के पहलू हैं, तमाम तरह की चीज़ें, लेकिन इन सब के बीच हरियाणा सरकार की ओर से भी बहुत मजबूती के साथ पक्ष को रखा जा रहा है, क्योंकि ये बात तो कही गई है कि हरियाणा अपना हक मांग रहा है और वो हक तो मिलना चाहिए हरियाणा को। जी बिल्कुल, हरियाणा अपना हक मांग रहा है और वो हरियाणा को हक मिलना चाहिए, और केवल इस पर हरियाणा ही नहीं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, कई राज्य इस पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे में इन तमाम राज्यों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। और ये क्योंकि एक अगर बात करें, एक बड़ी संधि हुई थी, उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके अनुसार ये संधि हुई थी। तो ऐसे में जिसका अधिकार हरियाणा के साथ साथ दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमाम राज्यों को ये उनका अधिकार मिलना है, जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा अगर बात करें तो कहना कि हरियाणा के लिए सबसे अहम है, क्योंकि हरियाणा में ऐसी परिस्थितियाँ रही थी। तो ऐसे में लेकिन बावजूद उसके पंजाब, क्योंकि अब अपने इस पंजाब जो है इस फैसले को मानने को तैयार नहीं, इस संधि को मानने से तैयार नहीं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कोर्ट का जो फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दिया था कि एसवाइल का नहर जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, नहर का पानी जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। केंद्र सरकार को भी इसके लिए जिम्मेदारी लगाई गई थी और जल्द से जल्द नहर का निर्माण कार्य पूरा कराए, लेकिन पंजाब के अंदर इसको लेकर विरोध शुरू हो गया था। कहीं ना कहीं इसकी बात को लेकर गए, एक तरफ हरियाणा के नेता नहर खोदने पहुंच गए थे, तो पंजाब के नेता उसमें मिट्टी भरने पहुंच गए थे। तो ये तमाम मुद्दे रहते, एक सियासी मुद्दा जरूर कहीं ना कहीं हो गया था, एक चुनावी मुद्दे भी उस समय परिस्थितियों के अनुसार हो गए थे। लेकिन क्योंकि मामला कोर्ट का है, हरियाणा सरकार बार बार कहती रही है कि जो कोर्ट का निर्णय है वो बिल्कुल ठीक है, जो संधि का निर्णय है वो बिल्कुल सही था और उसी के अनुसार वो चलेंगे, लेकिन पंजाब सरकार इसे मानने से इनकार कर रही है। हालांकि पंजाब ने अब भी कहा है कि कल वो बैठक में जरूर हिस्सा लेंगे, लेकिन किसी भी इस तरह के फैसला वो पानी नहीं देंगे। तो ये मामला अब कल क्या निष्कर्ष निकलता है उसके बाद, क्योंकि केंद्र को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखनी है, 3 सप्ताह, तीसरे सप्ताह के अंदर सुनवाई होनी थी, तो केंद्र को अपनी रिपोर्ट रखनी है सामने और उसी अनुसार ही सुप्रीम कोर्ट अगला अपना फैसला लेगा। जी बिल्कुल, तो 54 साल पुराना ये विवाद, लेकिन आखिरकार कब सुलझता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। कुछ देर में करनाल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन यहां पर सीएम करने वाले हैं। करनाल मेडिकल कॉलेज में दरअसल प्लाज्मा बैंक बना है। मेरठ रोड निर्माण कार्य का भी वो शुभारंभ करेंगे। शहीद मदन लाल धिंगरा की प्रतिमा का अनावरण भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल यहां पर करेंगे। तो ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे प्लाज्मा बैंक, जिसकी शुरुआत क्योंकि कोविड-19 से जो मरीज जो कि बहुत गंभीर रूप से जूझ रहे हैं उनके इलाज के लिए कहीं ना कहीं प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जाएगा, और वैसे मरीज जिन्होंने कोविड-19 को मात दे दी है, जो कि ठीक हो चुके हैं, वो इस प्लाज्मा बैंक में अपने प्लाज्मा को डोनेट कर सकते हैं, जिनके जरिए उन मरीजों को ट्रीट किया जाएगा जिनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल को सौगात देने वाले हैं। दरअसल कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री आज करेंगे। सीएम आपको बताएं कि
इसका उद्घाटन करने वाले और यहाँ पर प्रतिमा का अनावरण भी वो करेंगे। प्रतिमा नए बस स्टैंड पर लगी है। उनके बाद आपको ये बताएं कि दोपहर 3 बजे के बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, जहाँ पर प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन होना है। प्लाज्मा बैंक बनने के बाद करनाल के साथ साथ आसपास के कोरोना मरीजों के सामने एक अच्छा विकल्प होगा, जिससे वो दोबारा स्वस्थ हो सकते हैं। सरकार लगातार अपील कर रही है, जो लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें, जिससे दूसरों की मदद की जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री मेरठ रोड के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ करने वाले हैं। जिस सड़क के निर्माण कार्य का मुख्यमंत्री शुभारंभ करेंगे वो 105 करोड़ रुपए की लागत से बन रही है। आपको साथ ही साथ ये बताते चले कि करनाल से ही सीएम शाम के वक्त दिल्ली जाएंगे, जहां पर वो कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात कर सकते हैं। केसी आर्या मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त मौजूद हैं। केसी आर्या, और क्या कुछ जानकारी आपके पास इस दौरे को लेकर? मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं करनाल। देखिए प्रिया, मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंच चुके हैं और यहाँ पर 3 प्रोग्राम रखे हैं, जिसमें कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन है, वहीं मेरठ रोड पर जो है उसका नवीनीकरण है 1 करोड़ 5 लाख रुपए में, और तीसरा जो है शहीद मदन लाल ढींगरा की नए बस स्टैंड पे मूर्ति का लोकार्पण करना है। तीनों जो आज के कार्यक्रम है वो 3 बजे तक खत्म हो जाएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना हो जाएंगे। जी किसी आ रहा है, क्योंकि अगर प्लाज्मा बैंक की बात कर ली जाए तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, और इसके शुरू होने से कहीं ना कहीं जो कोरोना मरीज हैं, जो कि गंभीर रूप से बीमार हैं, उनके इलाज के लिए बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है कोरोना मरीज है उनको प्लाज्मा की जरूरत होती है, इसलिए प्लाज्मा बैंक यहाँ पर शुरू किया जा रहा है और लगभग 52 लाख रुपए की लागत से यहाँ मशीनें स्थापित हो गई हैं और जिसका आज चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केसी आर्या आपका तमाम बातचीत के लिए और तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा सरकार ने अवैध रजिस्ट्रीज को लेकर बहुत बड़ी सख्ती की है। सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है कि 3 साल पुरानी रजिस्ट्रीज की भी जांच की जाए, यानी कि 2017 के अप्रैल महीने से 2019 के दिसंबर महीने तक जो भी रजिस्ट्रीज हुई हैं उसकी जांच की जाएगी। सरकार की ओर से सभी उपायुक्तों को इसके लिए बाकायदा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और 31 अगस्त तक रिपोर्ट भी मांगी गई है। दरअसल कई जगह से अवैध रजिस्ट्री की खबर सरकार तक पहुंची थी, जिसके बाद सख्ती दिखाते हुए सरकार ने रजिस्ट्री के काम पर रोक लगा दी और सॉफ्टवेयर अपग्रेड करने के बाद अब दोबारा से रजिस्ट्री का काम जो है वो शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये बात कह चुके हैं कि किसी भी कीमत पर धांधलीबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको यहाँ पर ये बताते चले कि सरकार की ओर से कई अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। तो पारदर्शिता लाने के लिए लगातार कोशिश प्रदेश सरकार की ओर से, और अब ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है कि रजिस्ट्रीज की जांच होगी। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि की रजिस्ट्री के लिए आज आपको बताएं कि ई अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया आज शुरू हो चुकी है। कृषि भूमि के डीड का पंजीकरण शुरू हो जाएगा। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में भूमि के पंजीकरण के लिए ई अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया भी आज से शुरू हो गई है। आपको यहाँ पर ये बताएं कि फैसला 10 अगस्त को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अलग अलग विभागों के साथ हुई बैठक में लिया था। तो रजिस्ट्री वही, लेकिन तकनीक नई, क्योंकि अब सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर दिया गया और इसी के ज़रिए तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो बनाई गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है और आज से लोग रजिस्ट्री करा सकेंगे, लेकिन यहाँ पर विशेष तौर पर सख्ती बरती जा रही है। पिछले दिनों कई जगहों से अवैध रजिस्ट्री को लेकर खबरें सामने आई थी। खबर मीडिया तक पहुंचती उससे पहले सरकार को इसके बारे में पता चल गया और उसके बाद ही सरकार ने रजिस्ट्री पर रोक लगा दी। अब एक बार फिर से नए तरीके से रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार सरकार ने जो प्लान तैयार किया है उसमें धांधली की गुंजाइश खत्म सी हो गई है। आपको समझाते हैं कैसे रजिस्ट्री को भ्रष्टाचार मुक्त करने का प्लान तैयार किया गया। शुरू नए सॉफ्टवेयर के तहत जमीनों की रजिस्ट्री शुरू। आपको बताएं कि ऑनलाइन जमीनों की रजिस्ट्री की जाएगी। तकनीक में यहाँ पर बदलाव किया गया है। अगर डॉक्यूमेंट में कमी है तो रजिस्ट्री नहीं होगी। शहरी क्षेत्रों में रजिस्ट्री के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल सकेगा लोगों को। कुछ दिनों के बाद शहरी क्षेत्रों की रजिस्ट्री जो है वो भी आज शुरू कर दी जाएगी। अनियमितता मिलने पर दरअसल रजिस्ट्री को बंद किया गया था, उसके बाद कई कार्रवाई भी की गई। तहसीलदारों को सस्पेंड भी किया जा चुका है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने के बाद गड़बड़ी की आशंका को कम कर दिया गया। इसको शून्य करने की कोशिश सरकार की ओर से, और मुख्यमंत्री ने इसको लेकर अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जिसके बाद ये फैसला किया गया और उसी फैसले के तहत
अब ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी शुरुआत जो है वो कर दी गई है, लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट, अगर कोई कागजात आपके पास नहीं हुए तो रजिस्ट्री आप नहीं करवा पाएंगे, रजिस्ट्री नहीं होगी। ये भी व्यवस्था वहां पर बनाई गई है। ट्रांसपेरेंट तरीके से, पारदर्शी तरीके से तमाम चीज़ें हैं, इसके लिए लगातार सरकार जो है प्रयासरत है और इसी दिशा में अब सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाया है और ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। भिवानी की सदर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने कैनरा बैंक में हुई लूट के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हैरानी की बात तो यह है कि जिससे इस मामले में बतौर मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया वो सिर्फ 20 साल का है। आरोपी का नाम दिनेश उर्फ फौजी है और इस पर पहले ही कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। दिनेश उर्फ फौजी पर 2 हत्याओं के केस दर्ज हैं। आरोप ये भी है कि इसने पहली बार अपने दोस्त के एक दुश्मन की हत्या की और दूसरी बार रेलवे पुलिस के एसआई को मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा सैद गांव के रहने वाले दिनेश पर 9 अलग अलग जगहों पर लूट की वारदात को अंजाम देने का आरोप दर्ज है। जिस कैनरा बैंक में 4 मार्च को लूट की वारदात हुई थी वो रेवाड़ी खेड़ा गाँव में है और यहाँ पर उसी का मतलब कुछ दूरी पर उसका घर है और इसने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। हालांकि इसमें उसके साथी भी शामिल थे। फिलहाल पुलिस दिनेश से पूछताछ कर रही है। दिनेश ने अब तक 11 वारदातों में अपनी संलिप्तता कबूल कर ली है। ये रेवाड़ी खेड़ा के पड़ोस का गांव है, सह गांव हमारे यहाँ बियानी में पड़ता है, उसी गांव का रहने वाला है और इसके ऊपर 11 मुकदमे आपराधिक दर्ज हैं। ये काफ़ी आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। इसी ने अपने गांव के नज़दीक जो रेवाड़ी खेड़ा है उस बैंक की रैकी करके इसी के द्वारा अपने साथियों से साथ मिलकर लूट की गई थी। हाँ, इस दौरान गिरफ्तारी इसकी 11 वारदातों का खुलासा हुआ है। कुछ समय पहले है हमारे चांग गांव में भी पेट्रोल पंप से 1,08,000 की लूट हुई थी। उससे कुछ दिन पहले कैरू लेगा रोड पे एक पेट्रोल पंप पर लूट हुई थी और जो उकलाना में एक मुलाजिम जीआरपी का था उसकी हत्या की गई थी। इन सभी वारदातों में यही मुख्य आरोपी है। वहीं सोनीपत में देर रात जलती हुई कार में डेड बॉडी मिलने से हड़कंप मच गया। कार की पिछली सीट पर जला हुआ शव मिला। यह हादसा है या फिर हत्या, इसकी जांच पुलिस कर रही है। कार भी पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। घटना के सामने आने के बाद पुलिस कार मालिक की तलाश में जुटी हुई है। ऐसे में सवाल आखिरकार ये उठता है कि कार में आग कैसे लगी। तो ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर सोनीपत की ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर कार किस तरीके से आग का गोला बन गई और सबसे बड़ी बात कि कार में डेड बॉडी वहां पर मिली, जिसके बाद सनसनी फैल गई क्योंकि कार के पिछले सीट से ये डेड बॉडी की बरामद की हुई है और ऐसे में तमाम तरह के पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं, जिस पर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। और अब एक नजर हेडलाइंस पे। खास खबर के प्रस्तुतकर्ता हैं हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूरन। पेट सफा तो हर रोग दफा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्रियों की होगी बैठक। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी दोनों की बातचीत। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री भी होंगे शामिल। अवैध रजिस्ट्री पर मनोहर सरकार की सबसे बड़ी सख्ती। 3 साल पुरानी रजिस्ट्रीज की भी होगी जांच। सभी उपायुक्तों को निर्देश, 31 अगस्त तक मांगी रिपोर्ट। करनाल में शहीद मदन लाल धिंगरा की प्रतिमा का अनावरण करेंगे मुख्यमंत्री। मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा बैंक का भी उद्घाटन। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के लिए शाम को पहुंचेंगे दिल्ली। देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 58,000 से ज्यादा मरीज। 960 की हुई मौत। 26.5 लाख संक्रमित मरीजों में से 19 लाख से ज्यादा रिकवर। करनाल में कोरोना से हुई 16वीं मौत। 55 साल की बुजुर्ग ने तोड़ा दम। हरियाणा में 47,000 से ज्यादा मिल चुके केस। 84% है रिकवरी रेट।
और इस बीच एक बड़ी जानकारी नरवाना से मिल रही है, जरा इसे आपको रूबरू करवा देते हैं। कोरोना से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बताएं कि डॉक्टर दंपति में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। गौशाला रोड पर दोनों निजी अस्पताल चलाते और अब ये मामला और गंभीर होते हुए, क्योंकि कितने लोग वहां पर पहुंचे होंगे ये भी अपने आप में एक सवाल। हिसार में दोनों निजी अस्पताल को फिलहाल क्वारंटीन वहां पर कर दिया गया है। संपर्क में आए लोगों की जांच कराई जाएगी। ये बड़ी खबर नरवाना से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर डॉक्टर दंपति को कोरोना हुआ है। कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। गौशाला रोड पर दोनों निजी अस्पताल चलाते हैं, ये बड़ी बात। और ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दरअसल हिसार में दोनों ने कोरोना टेस्ट कराया था और उसके बाद उस निजी अस्पताल को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और जो भी लोग वहां पर काम करते हैं उनको क्वारंटीन कर दिया गया है। गुलशन मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गुलशन, डॉक्टर दंपति में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है, ताज़ा अपडेट स्थिति के बारे में दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अभी तक क्या कुछ कदम उठाए गए हैं स्वास्थ्य विभाग की ओर से। बिल्कुल, मैं बता दूं, नरवाना में आए दिन कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, लेकिन आज उस समय हड़कंप मच गया जब नरवाना के जो निजी डॉक्टर है, नामी डॉक्टर है, वो अपना एक अस्पताल चला रहे हैं गौशाला रोड पर और दोनों की दंपत्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और दोनों ने हिसार की मंगलम लैब के अंदर चेक करवाया था, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव निकली है और जिसके अंदर डॉक्टरों की टीम के अंदर विभाग में हड़कंप मच गया है। नरवाना नागरिक अस्पताल की एक टीम हॉस्पिटल के पास पहुंची है और पूरे अस्पताल को क्वारंटाइन किया जा रहा है और जितने लोग इनके संपर्क में आए सबकी एक सूची तैयार की जा रही है कि उन लोगों की जांच की जाएगी, क्योंकि वो भी कोरोना पॉजिटिव मिल सकते हैं। हॉस्पिटल के अंदर निजी लैब भी चल रही थी और केमिस्ट की शॉप भी थी और पूरा स्टाफ है और जो जो लोग इनसे दवाई लेने आए थे उनको भी कोरोना वायरस हो सकता है, जिसके लिए पूरी टीम और एक सूची तैयार की जा रही है। अभी कौन कौन उनके संपर्क में आए थे और सब तो यही है क्योंकि निजी अस्पताल दोनों चलाते थे और ऐसे में कितने लोग वहां पर आए होंगे ट्रीटमेंट के लिए, कितने लोग वहां पर आए होंगे जिनमें कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको क्वारंटीन करना भी अपने आप में चुनौतीपूर्ण। बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन आपका तमाम बातचीत और तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं, कोरोना का कहर लगातार जारी और अब डॉक्टर दंपति में कोरोना की पुष्टि हुई है। इस बीच पलवल से भी एक बड़ी खबर मिल रही है, जरा ये भी आपको बता देते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर कैंटर से बाइक टकराई। पलवल में 2 लोगों ने जान गंवा दी। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। ये दर्दनाक हादसा हुआ है होटल नूह मार्ग पर पेट्रोल पंप के पास। दरअसल ये घटना घटी, सोंध गांव के रहने वाले थे ये दोनों युवक जिनकी मौत हो गई। एक युवक की उम्र 25 तो वहीं दूसरे की 22 साल बताई जा रही है। पलवल से ये खबर, जहां पर कैंटर से बाइक टकरा गई, दोनों युवकों की जान चली गई। चलिए अब इधर आपको बताएं कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वायुसेना ने वहां पर एक बच्चे का, युवकों का रेस्क्यू किया है। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बिलासपुर की, जहां पर एयरफोर्स के जवानों का शौर्य देखने को मिला। बहाव में फंसे युवक को बचाया गया। देखिए किस तरीके से वहां पर, क्योंकि देखिए किस तरीके से वहां पर स्थितियां बनी हुई थी, लेकिन ऐसे में कई घंटे से वो युवक वहां पर फंसा हुआ था, लेकिन हमारे वायु वीरों ने शौर्य का परिचय देते हुए देवदूत बनकर एयरफोर्स के जवान वहां पर पहुंचे। जैसे ही खबर मिली और उसके बाद एक ऑपरेशन चलाया गया और फिर उस युवक का रेस्क्यू किया गया। तेज बहाव में वो युवक वहां पर फंस गया था, बीच में वो युवक वहां पर फंस गया था और इसके बाद आसपास के लोग भी काफ़ी डर गए और लोग सोचने पर विवश हो गए कि आखिरकार इस युवक को बाहर कैसे निकाला जाए, कैसे उसे बचाया जाए। लेकिन तभी ये देवदूत बनकर वहां पर एयरफोर्स के जवान पहुंचे और ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद सफलता हासिल हुई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, बिलासपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे वायुवीरों के शौर्य की वजह से एक युवक की जान बच गई। वो युवक वहां पर बीच में फंस गया था। तेज बहाव की वजह से ये डर जताया जा रहा था आसपास के लोगों की ओर से कि कहीं ये युवक बह ना जाए, क्योंकि कुछ भी हो सकता था। देखिए किस तरीके से वहां पर तेज बहाव है, तेज धार से पानी बढ़ता हुआ और ऐसे में वो युवक वहां पर कई घंटों तक फंसा रहा।
प्रशासनिक अमले में भी हड़कंप मच गया और हर कोई इस बात को लेकर सोच रहा था कि आखिरकार उस युवक को कैसे बचाया जाएगा, कैसे बाहर निकाला जाएगा। लेकिन तभी एयरफोर्स के जवान वहां पर पहुंचते हैं और उन्होंने उस युवक की जान बचाई। देखिए किस तरीके से उस युवक को रेस्क्यू किया गया, उस युवक को बचाया गया और फिलहाल वो युवक पूरी तरीके से ठीक है। देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर बिलासपुर की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर एयरफोर्स के जवानों ने एक युवक को बचाया। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।